गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सबका सितंबर अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर एमसीक्यू क्लास। ठीक है, अराउंड 57 एमसीक्यूज रहेंगे हमारे सितंबर और अक्टूबर के कंबाइंड। ये सबको हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वो है विथ रेफरेंस टू द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डीएसी का नाम सुना होगा, है ना। कौन सा द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दिए हैं और आपको उनके बारे में बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है ना। तो इसमें बोला जा रहा है इट वॉज फॉर्म पोस्ट कारगिल वॉर इन 2001। तो देखो भाई, डीएसी बेसिकली है क्या। डीएसी हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी आ जाती है डिफेंस मिनिस्ट्री की। किस चीज के रिगार्डिंग आ जाती है, ये आ जाती है भाई आपकी प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, है ना, सामान को खरीदने से रिलेटेड। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव बेसिक ऑब्जेक्टिव जो इसका ये था वो यही था कि भाई जब भी कोई प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसको अप्रूव किया जा सके। इसको आपका बनाया गया था बेसिकली रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम नाम का एक कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिकमेंडेशन में बनाया गया था 2001 में, कारगिल वॉर के बाद में। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ बात करेंगे, द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द टीएससी एंड द डिफेंस मिनिस्टर इज द वाइस चेयरमैन। तो भाई देखो, जैसे मैंने बताया हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए, और इसको हेड किया जाता है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। इसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड नहीं किया जाता। ठीक है, इसको डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ही अप्रूव किया जाता है, तो ये होगा फॉल्स। तीसरा आता है इट डिसाइड्स कैपिटल एक्विजिशंस फॉर ऑल थ्री सर्विसेज, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एज वेल एज इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या ये सही है? तो भाई जैसा मैंने बताया कि डीएसी के चेयरमैन होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। इसके मेंबर्स में कौन कौन होता है, इसके मेंबर्स में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ्स रहते हैं। ठीक है, सीडीएस हो गए हमारे, प्लस जो भी चीफ्स हमारे बाकी तीनों सर्विसेज के हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। सारी नई पॉलिसीज और कैपिटल एक्विजिशन जो तीनों सर्विसेज का होना है प्लस इंडियन कोस्ट गार्ड का होना है वो इनके अंडर में रहता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो यानी कि दो स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ओनली टू। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इंडिया, यूएसए, ब्राजील, फ्रांस और अर्जेंटीना, है ना। इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो आपको पता है कि जो G20 का समिट हुआ था भाई हमारा न्यू दिल्ली, है ना, उसकी साइडलाइन में क्या हुआ, उसकी साइडलाइन में एक इंडिया लेड ग्रुपिंग जो है वो आपका सामने आया, जिसका नाम रखा गया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, ताकि पेट्रोलियम और डीजल जैसे जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका एक अल्टरनेटिव क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो इसमें ये सारी की सारी कंट्रीज एक साथ आ रही हैं और फिर ये बायोफ्यूल्स की सेक्टर में कुछ ना कुछ खतरनाक करने वाली है। तो इसके मेंबर्स की बात करें तो टोटल 19 कंट्रीज आ जाती हैं, इसमें 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, इन्होंने अलायंस को ज्वाइन किया है। इसमें G20 के मेंबर्स आ जाते हैं और कुछ नॉन मेंबर कंट्रीज भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया हो गया, इंडिया के साथ साथ भाई यूएसए हो गया, यूएसए के साथ साथ ब्राजील हो गया। ये तीन जो है, ये तीन आपके फाउंडिंग मेंबर में आ जाते हैं। फ्रांस और अर्जेंटीना नहीं आता, यानी कि ओनली थ्री। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IPBES। ठीक है, IPBES के बारे में पूछा जा रहा है, तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें तीनों के बारे में बताना है। सबसे पहला आ जाता है इट इज अ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट साइंस बॉडी। तो देखो भाई, IPBES ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको आपका स्टेब्लिश किया गया। क्यों स्टेब्लिश किया गया है? ताकि साइंस पॉलिसी इंटरफेस बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए बनाया जा सके। बेसिकली अगर सिंपल सी बात कही जाए तो ये क्लाइमेट साइंस के लिए इसको बनाया गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है वो, सॉरी, क्लाइमेट साइंस के लिए नहीं बनाया गया। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, क्लाइमेट साइंस के लिए बनाया गया है, क्लाइमेट साइंस के लिए बनाया गया है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लेड नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल, आपको पता चला है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लेड नहीं है। ठीक है, तो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। यानी कि ये यूनाइटेड नेशंस की जो क्लाइमेट साइंस बॉडी है उसी की तरह एक्ट करेगा, लेकिन ये एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लेड किया गया नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द बुसान आउटकम डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो भाई देखो जून 2010 में बुसान आउटकम जो था डॉक्यूमेंट था, उसको यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स ने अडॉप्ट किया और इसी के जरिए आपका इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज जो है ये आपका लॉन्च किया गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही रहेगा।
एंड ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर एलिजिबल फॉर IPBES मेंबरशिप। तो ये स्टेटमेंट भी भाई बिल्कुल सही रहेगा, है ना। इंडिया भी भाई इसका एक मेंबर है, इंडिया ने 2012 में इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर लोकेटेड है? इसका सेक्रेटेरिएट आपका बॉन यानी कि जर्मनी में लोकेटेड। तो यहाँ पर हमारे 2 और 3 आएंगे। आगे बात करते हैं स्टॉर्म डैनियल रिसेंटली सीन इन द न्यूज कॉज फ्लड्स इन, भाई कहाँ पर आया था? स्टॉर्म डैनियल को साइक्लोन डैनियल के नाम से भी जाना गया है। डेडलीस्ट और कॉस्टलीस्ट मेडिटेरियन ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो कि हिस्ट्री में अभी तक रिकॉर्ड किया गया। अब ये मेडिटेरियन ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो भाई आप समझ सकते हैं ये कहाँ पर आया होगा। इन सारी कंट्रीज में ये आया है, लीबिया के पास, ठीक है। यहाँ पर इसने ग्रीस, बुल्गारिया, ठीक है, तुर्की, ये सारी कंट्रीज हैं यहाँ पर एक्सटेंसिव फ्लडिंग वगैरह की, ठीक है। यानी कि इसको स्ट्रॉन्ग डैनियल नाम दिया गया था और इसको मेडिटेरियन लो में काउंट किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड साइट्स इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ चीतास एज एन अल्टरनेटिव टू द कूनो नेशनल पार्क? कूनो नेशनल पार्क के अल्टरनेटिव में कौन सी ऐसी साइट, प्रोटेक्टेड साइट को आपका चीता के इंट्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है? तो आप सबको पता है कि भाई मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सेंटर से बोला कि भाई हमें एक अल्टरनेटिव साइट के बारे में बताइए जहां पर हम क्या कर सके, जहां पर हम चीताओं को इंट्रोड्यूस कर सके, है ना। क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में आपके 2-3 जो चीते हैं वो मर गए थे, है ना। चीते को हम फेलाइंस की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये जो फेलाइंस हैं इनकी डेथ हो गई थी, तो इनकी डेथ हो गई तो उन्होंने बोला कि भाई हमें कोई अल्टरनेटिव जगह चाहिए। अब अल्टरनेटिव जो साइट्स है चीता इंट्रोडक्शन के लिए वो गवर्नमेंट के द्वारा आपकी कहाँ पर डेवलप की जा रही है? वो आपकी डेवलप की जा रही है, एक तो भाई हो जाता है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके साथ साथ एक और आ जाती है, ये है नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये जो जगह है आपकी, इनको भाई आपका डेवलप किया जा रहा है चीताओं के इंट्रोडक्शन के, ठीक है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये आपका मंदसौर और नीमच के पास में आता है मध्य प्रदेश में, और ये बेसिकली आपका खटियार और गिर नाम का इलाका है। वहां के जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है उस रीजन में भाई ये आपका आ जाता है। 1974 में इसको नोटिफाइड किया गया था, ठीक है, और 1984 में इसको सेंचुरीज की लिस्ट में जोड़ा गया था। यहाँ से जो रिवर फ्लो होती है वो नाम तो आप जानते ही होंगे, चंबल, ठीक है, जो कि इस सेंचुरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, it is one of the oldest form of weaving in the world. This style of weaving from Nagaland was showcased at Crafts Bazaar during G20 summit. Dramatic colors combinations, bold patterns, and striking minimalist geometric motif marks this form. Most of the patterning is done in geometric design, except for the warrior shawls of the Ayu tribe, which have hand-painted central band depicting tigers, bisons, cross spears, and roosters. किस तरह की भाई हम weaving method की बात कर रहे हैं? तो देखो यार सीधी सी बात है, ये है आपका लॉइन लूम वीविंग। इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज बैक स्ट्रैप लूम नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपका होता है नागालैंड, ये नागालैंड में प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वीविंग इन द वर्ल्ड की कैटेगरी में आ जाता है, और ये वीविंग आपकी वुमेन के द्वारा की जाती है। हर जो ट्राइब होता है ना उनकी स्पेसिफिक डिजाइन होती है, शॉल्स पे, जैकेट्स पे, सारोंग्स वगैरह पे, और ये बाकी सारे फीचर्स देखे तो ये सारे फीचर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। इवन मेरे फादर जो है उनके पास 90s में जब हमारा वही नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी थी, तो उस टाइम पे ही वॉज पोस्टेड इन मणिपुर एंड नागालैंड एंड ऑल दीज प्लेसेस। तो उस टाइम की एक शॉल हमारे पास है, ठीक है। उस शॉल को, ब्लू कलर की शॉल है, मैं हमेशा यूज करता हूँ। वो याक के जो आपके ऊन होता है, वूल होता है, उससे बनाई गई, ठीक है। एंड अभी भी अगर इसको आप इजी से धुल दीजिए तो भाई वो एकदम नई जैसी लगती है, तो वो बहुत बढ़िया है। और उसको अगर आप लपेट लीजिए अपने ऊपर तो भाई सर्दी भी बहुत कम लगती, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगर हम बाकी फॉर्म से बात करें तो भाई हमारा तंचोई वीविंग आ जाता है, तंचोई साड़ी कहा जाता है। ये क्या बोलते हैं, तंचोई सिल्क बेसिकली कहा जाता है। ये आपका आता है गुजरात, ठीक है, ये आपका गुजरात में आ जाता है। उसके बाद मेखला छेदार आ जाता है, ये आपका आता है आपका असम में, ठीक है। और फिर उसके बाद में मोराइंग फी आता है, ये आपका आता है इम्फाल में, ठीक है, मतलब मणिपुर। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे, द टर्म ब्रांड लाइन इज ऑफन सीन इन द न्यूज रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ब्रांड लाइन? तो भाई आपको पता है ब्रांड लाइन के बारे में, है ना। यानी कि G20 की समिट पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा था, उन्होंने ग्लोबल साउथ का एक इशू उठाया था। अब ये ग्लोबल साउथ क्या है?
आपको पता है ग्लोबल साउथ यानी कि वो डेवलपिंग कंट्रीज, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जो कि ब्रांड लाइन के नीचे की तरफ आते हैं, है ना। तो भाई ब्रांड लाइन के बारे में आपको पता है, ब्रांड लाइन क्या हो जाएगा भाई हमारा, इट इज अ कर्व दैट डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू इकोनॉमिकली रिच नॉर्थ एंड पुअर साउथ। ऊपर भाई रिच नॉर्थ वाली कंट्रीज आ जाती है, नीचे पुअर यानी कि डेवलपिंग साउथ वाली कंट्रीज आ जाती है। 1980s में इकोनॉमिक्स ने ये ब्रांड लाइन का जो कंसेप्ट वो डिराइव किया था, ठीक है। और क्या इसके बारे में मैंने करंट अफेयर में कवर कर रखा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात कर रहे हैं। द टर्म चेस्ट एंड एल्सा ऑफन सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर, तो भाई आपको सीधी सी बात है, चेस्ट हो जाता है भाई हमारा चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, और एल्सा हमारा हो जाता है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी, एंड दीज आर पेलोड्स ऑन चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर। In 2023, the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC), ठीक है, entered the 20th year of its implementation। इस context में following statements को देखिए, it is a global legally binding instrument to fight transnational organized crime। क्या ये सही है? तो भाई बिल्कुल सही है ना। UNTOC को सन 2000 इसको सन 2000 में अडॉप्ट किया गया ताकि ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ आपका लड़ाई लड़ी जा सके, इफेक्टिवली लड़ाई लड़ी जा सके, है ना। सितंबर 2003 में ये इफेक्ट में आ गया था, और ये ग्लोबल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ, जिसमें 190 पार्टीज आ जाती। दूसरा आता है यूएनटीओसी हैज अ प्रोटोकॉल ऑन प्रोहिबिशंस ऑन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ इंसेंडियरी वेपन्स। क्या ये सही है? तो जो प्रोटोकॉल आता है ऑन प्रोहिबिशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ इंसेंडियरी वेपन्स, ये आपकी यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी है, जिसमें इंसेंडियरी वेपन्स जो आपके जैसे व्हाइट फॉस्फोरस वगैरह होता है, इनके यूज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और ये प्रोटोकॉल आपका क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल वेपन्स की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। कन्वेंशन और सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स की कैटेगरी में आ जाता है, ये भाई इसके कैटेगरी में नहीं आता, तो ये हमारा फॉल्स होगा। तीसरा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड इन इंडिया नेशनल इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड इज इंडिया नेशनल नोडल एजेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर असिस्टेंस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू कन्वेंशन। तो भाई ये भाई बिल्कुल हमारा सही नहीं। हमारी नोडल एजेंसी कौन सी आ जाती है? हमारे पास नोडल एजेंसी आ जाती है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो नेशनल नोडल अथॉरिटी है जो हर तरीके का इंटर स्टेट और क्रॉस बॉर्डर असिस्टेंस सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के तौर पे काम करेगा, यानी कि एक लाइसेंस के तौर पे काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और बाकी जो स्टेट की पार्टीज हैं, अगर इस कन्वेंशन की प्रोटोकॉल को फॉलो करने की बात जहां पर भी आ जाती है वहां। तो भाई हमारा सिर्फ एक ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। With reference to the orange Picoy tea recently seen in the news, consider the following statements. Orange Picoy is the grade name for black tea। क्या ये सही है? तो देखो ऑरेंज पिको एक आपका ब्लैक टी का ही एक ग्रेड का नाम है, ठीक है। ये आपका जो ग्रेडिंग है, ये ग्रेडिंग आपके पत्तियों के बेसिस पे की जाती है, ठीक है। ये पत्तियों के बेसिस पे की जाती है। और दूसरा आ जाता है आपका इट इज कल्टिवेटेड इन दार्जिलिंग। तो भाई हाँ बिल्कुल, ये जो आपका ऑरेंज पिकोय है ये दार्जिलिंग में ही कल्टिवेट की जाती है। तो भाई इसका सिंपल सा ये कहाँ से भाई करंट अफेयर आ रहा है? ये करंट अफेयर हमारा आ रहा है G20 से। यानी कि G20 में क्या किया जा रहा है कि G20 में आपका जो वर्ल्ड लीडर्स आए थे उनको अलग अलग तरह के गिफ्ट हैम्पर्स दिए गए। अब उन हैम्पर्स में बहुत सारी चीजें शामिल थी, जैसे कि भाई उनमें सुंदरबन का जो शहद है वो शामिल था, ठीक है। इसके साथ साथ ऑरेंज पिकोय टी जो थी दार्जिलिंग की, और नीलगिरी टी जो है वो भी शामिल थी। इसके साथ साथ कॉफी भी भाई आपकी शामिल थी अराकू वैली से, सैफरॉन यानी कि केसर था भाई हमारा कश्मीर वैली से, और अलग अलग तरह के स्टोल्स जो अलग अलग स्टेट्स के होते हैं वो G20 की फर्स्ट लेडीज के लिए आपके शामिल किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द टर्म अब्राहम रिकॉर्ड्स इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो भाई अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन किए हुए 3 साल हो गए। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब है कलेक्टिव एग्रीमेंट बिटवीन US और UAE और इजराइल। ये भाई हमारे क्या आ जाते हैं भाई, ये हमारे अब्राहम रिकॉर्ड की 3 पार्टीज आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के केस में आ जाता है। इस डील के हिसाब से UAE क्या करेगा, फॉर्मली इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। जबकि इजराइल क्या करेगा, वो आपके वेस्ट बैंक ऑफ पैलेस्टाइन है उसको ऑक्यूपाई करने के अपने प्लान्स पे क्या करेगा, थोड़ी सी रोक लगा देगा, ठीक है। बाद में इसमें हमारी और कंट्रीज भी शामिल कर ली गई थी। इसमें सूडान भी आ गया था, इसमें बहरीन भी आ गया था, और इसमें मोरक्को भी आ गया था। तो भाई 1994 के बाद में पहली बार इजराइल और एक अरब कंट्री के बीच में
चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन आपका किया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 हैज बीन रिलीज बाय, तो भाई ये जो हमारी रिपोर्ट है ये रिलीज की जाती है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ठीक है। यानी कि 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट था उसके हिसाब से जो क्लाइमेट एक्शन गोल को अचीव करने में कंट्रीज ने कितने स्टेप्स लिए हैं, ये उसका रिपोर्ट कार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, संविधान सदन इज द नेम गिवन टू द न्यू पार्लियामेंट हाउस, क्या ये सही है? तो भाई बिल्कुल गलत है, न्यू पार्लियामेंट हाउस को नहीं, ये ओल्ड पार्लियामेंट हाउस को नाम दिया गया। द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस वाज डिजाइन्ड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट ब्रेकर, क्या ये सही है? तो भाई इस सबसे पहले ओल्ड पार्लियामेंट हाउस जो है हमारा, इसका नाम था इम्पेरिटिव सॉरी हाँ इम्पेरियल सॉरी इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इसका नाम पहले ये था। 18 जनवरी 1927 से लेके आपका 1947 के बीच में इसने फंक्शन किया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और बाकी सब काम है, हमारी जो पहली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सब इसी में रही, ठीक। तो भाई ये स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी कि ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, विच रेफरेंस टू द वर्ल्ड सॉइल डे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन December 5, क्या ये सही है? तो भाई वर्ल्ड सॉइल डे जो हमारा है वो हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। सॉइल वेयर फूड बिगिंस वाज द कैंपेन फॉर वर्ल्ड सॉइल डे 2022, तो भाई बिल्कुल सही, ये भी सही है, काफी फैक्चुअल है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली अ मैग्निफिसेंट नटराज स्कल्पचर हैज बीन इंस्टॉल्ड एट भारत मंडपम, द वेन्यू ऑफ G20 लीडर समिट इन दिल्ली, इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नटराज स्कल्पचर, ठीक है। सीधी सी बात, सीधे फैक्ट पूछे गए आपसे। द स्टैच्यू इज अष्ट धातु आर्ट मेटल का एलॉय है, पीस ऑफ आर्ट क्राफ्टेड बाय स्कल्प्टर्स फ्रॉम स्वामी मलाई इन द थंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, तो स्टेटमेंट 1 हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको आपका बेसिकली डिजाइन किया गया है एक श्रीकांत स्थापति के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं, द ट्रेडिशनल लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट द स्कल्पचर, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑल 3 टेम्पल्स दैट इंस्पायर्ड द भारत मंडपम नटराज स्टैचू आर ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय चोल्स, तो क्या ये सही है? देखो भाई बिल्कुल, इसमें भाई हमारे 3 अलग अलग टेम्पल्स आ जाते हैं जिसने भारत मंडपम के स्ट्रक्चर को है ना, आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस किया है। इसमें हमारा कौन कौन सा आ जाता है, उसमें एक तो हमारा आ जाता है थिल्लाई नटराज टेम्पल, ये कहाँ लाई करता है? ये भाई हमारा लाई करता है चिदम्बरम, ठीक है। उसके बाद एक आ जाता है उमा महेश्वर, ये आ जाता है आपका पोनेरी राजापुरम में, और फिर उसके बाद आ जाता है बृहदीश्वरा, बृहदीश्वर टेम्पल आ जाता है थंजावुर में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 3 स्टेटमेंट हमारे सही। नेक्स्ट बात करेंगे, विद रेफरेंस टू द इनहेंस्ड कोलैबोरेटिव ऑटोनोमस रोवर सिस्टम ECERS कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज अ मल्टी टेरेन मैन्ड ग्राउंड व्हीकल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मिलिट्री सिचुएशन, क्या ये सही है? तो भाई स्टेटमेंट 1 हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एक कटिंग एज 4x4 मल्टी टेरेन अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी कि UGV आ जाता है, ठीक है। अनमैन्ड है भाई, मैन्ड नहीं है, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं होगा। इट इज डेवलप्ड बाय DRDO, क्या ये DRDO के द्वारा डेवलप है? तो भाई नहीं, ये DRDO के द्वारा डेवलप नहीं है, ये पुणे की बेस्ड कल्याणी नाम की एक फर्म, ठीक है, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम, जो कि भारत फोर्ज की एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है, तो भाई ये भी आपका गलत होगा, यानी कि नीदर वन नॉर टू। नेक्स्ट आते हैं, फेमस प्लेसेस एंड स्टेट दे बिलोंग टू, कुफरी उत्तराखंड में आ जाती है, तो भाई कुफरी जो है ना ये आपका लाई करता है शिमला के पास, ठीक है, जो कि आता है आपका हिमाचल प्रदेश में, तो फिर ये गलत होगा, ठीक। उसके बाद में चक्राता आ जाता है हिमाचल प्रदेश में, तो भाई चक्राता आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं आता, चक्राता मेरे ख्याल से आता उत्तराखंड में, देहरादून के पास में है, तो ये भी गलत होगा, है ना। ये आपका आएगा चक्राता, यहाँ पर टाइगर फॉल्स वगैरह भी लाई करते हैं, देहरादून के पास में काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन है, IMA वगैरह के बंदे काफी जाते। फिर आता है कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल, तो भाई कलिम्पोंग तो जो है भाई वो हमारा दार्जिलिंग हिमालयास में लाई करता है, तो ये सही होगा, यानी कि ओनली 1 पे। नेक्स्ट आते हैं, द स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट वाज रिलीज रिसेंटली, इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट इज रिलीज एनुअली बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, क्या इनके द्वारा भाई ये हमारी
रिलीज की जाती है। तो भाई हर सितंबर में इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन वो इस सिग्नेचर रिपोर्ट को पब्लिश करता है, स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट जिसको कहा जाता है। तो भाई ये तो भाई गलत होगा। द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज विच आर नेटिव टू इंडिया आर कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। क्या ये सही है? तो इंडियन राइनो लार्जेस्ट आ जाता है सारी राइनो स्पीसीज में, जो कि आपकी इंडिया में पाए जाते हैं, असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान में भी जो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको सिंगल ब्लैक हॉर्न के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसकी एक दूसरी कैटेगरी आ जाती है जिसको कहा जाता है ग्रे ब्राउन हॉर्न। ठीक है, इसको दो नाम से भाई हमारा क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, इसको इंडेंजर्ड नहीं, इसको वनरेबल की कैटेगरी में आपका डाला हुआ है। IUCN की कंजर्वेशन लिस्ट रेड लिस्ट में ये आपका वनरेबल की कैटेगरी में आता है। तो ये भी भाई हमारा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, यानी कि हमारा बोथ नीदर वन नॉट टू। अच्छा, इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड की स्पीसीज में कौन कौन सी आ जाती है? तो भाई एक तो ब्लैक राइनो आता है, ब्लैक के बाद आपका जवन राइनो आता है, और एक आता है सुमत्रन। ठीक है, ये जो तीनों राइनोज है ना, ये आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बोराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज बीन डिजिग्नेटेड एज द टाइगर रिजर्व रिसेंटली इज लोकेटेड। कहाँ पर लोकेटेड है भाई हमारी? ठीक है, तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने क्या किया, NTCA की यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो रिकमेंडेशन थी कि भाई बोराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, ठीक है, टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया जाए, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दी। ठीक है, तो भाई ये आएगा छत्तीसगढ़। Consider the following statement regarding the International Organization of Legal Metrology OIML certificates. क्या है भाई? An OIML pattern approval certificate is mandatory to sell a weight or measure in the international market. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। OIML पैटर्न अप्रूवल सर्टिफिकेट जरूरी होता है अगर आप किसी वेट या मेजर को इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसको इशू करता है। तो भाई ये हमारा सही होगा। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ OIML एंड ऑल्सो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी। इंडिया 30th कंट्री है वही वर्ल्ड में जो कि OIML सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही होगा, बोथ वैलिड। Consider the following statements of the 5 Lagrangian point 1 of the Earth-Sun system is currently home to the solar and heliospheric observatory satellite SOHO. क्या ये सही है? तो आपको पता है कि आदित्य L1 जो है हमारी, है ना, आदित्य L1 बेसिकली 7 डिस्टिंक्ट पेलोड्स को ले जा रही है। सारे के सारे इंडिजिनियसली डेवलप किए गए हैं, 5 इसरो के द्वारा डेवलप किए गए हैं, और बाकी कुछ जो हमारे RA इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के द्वारा इसरो के साथ कोलेबोरेशन में ही आपके बेसिकली इनको डेवलप किया गया। ठीक है, इसमें सन के लिए रिमोट सेंसिंग के लिए, और बाकी जो 3 हैं उनको इन सीटू ऑब्जर्वेशन के लिए भाई आपका डेवलप किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। ठीक है, उसके बाद आदित्य L1 इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन। भाई ये भी बिल्कुल सही है। अब पहले स्टेटमेंट की बात करें तो भाई पहला स्टेटमेंट भी हमारा सही आ जाता। ठीक है, यानी कि 1, 2 and 3 all 3. Now places often mentioned in the news and country and region they belong to. Scarborough Shoal, South China Sea. क्या ये सही है? भाई बिल्कुल सही है। अब ये फेमस क्यों है? ये एशिया का वन ऑफ द मोस्ट कंटेस्टेड मैरीटाइम फीचर्स ऑफ फ्लैश पॉइंट आ जाता है, जहाँ पर डिप्लोमेटिक फ्लेयर्स चलते रहते हैं। यानी कि यहाँ पर फिशिंग राइट्स को लेके या फिर एरिया के आधिपत्य को लेके काफी ज्यादा लड़ाई वगैरह चलती रहती है ना। यानी कि ये आपका एक एटोल की फीचर में आ जाता है। ये एक एटोल के फीचर में आता है जिसको चाइना के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है, और ये साउथ चाइना सी में लोकेटेड। ठीक है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसपे फिलीपींस भी क्लेम करता है भाई हमारा, है ना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी क्लेम करता है इस पे, और इसके बाद चाइना ने यहाँ पर एक बैरिकेड लगा दिया था, तो इसकी वजह से ये न्यूज में था। उसके बाद आता है इस्माइल पोर्ट इजराइल। तो भाई इस्माइल सी कमर्शियल पोर्ट जो आपका है ये आपका आता है डैन्यूबे, ये फॉल्स होगा, ये डैन्यूबे रिवर डेल्टा में आता है, और ये आपका ब्लैक सी वाले एरिया में आता है जो कि यूक्रेन के पास में सिचुएटेड है। ठीक है, यूक्रेन का एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट हब है। ठीक है, रिसेंटली कुछ रशिया के जो ड्रोन्स थे उन्होंने इसको काफी इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी तबाही मचाई। फिर आपने अल हाउस प्रोविंस यमन। तो अल हाउस आपका जो है वो यमन में नहीं आता, ये आता है मोरक्को में। ठीक है, तो भाई ये क्या होगा, ये भी आपका गलत होगा। ये एक्चुअली यहाँ पर मोरक्को में जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से भाई ये ट्रेंडिंग था। तो ओनली वन। आगे बात करते हैं। रिसेंटली शांति निकेतन हैज बीन डिजिग्नेटेड एज द 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट्स डिजाइन हैज बीन प्रीडोमिनेंटली इंस्पायर्ड फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन
आर्किटेक्चर, क्या ये सही है? तो शांति निकेतन आपका वेस्ट बंगाल में आ जाता है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है ना। ये थर्ड आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वेस्ट बंगाल में। इससे पहले भाई हमारे सुंदरबंस आ जाते हैं, है ना, पहले सुंदरबंस आ जाते हैं, और उसके बाद जो दार्जिलिंग माउंटेन रेलवेज है वो आपका आ जाता है दूसरा। तो ये तो भाई स्टेटमेंट हमारा गलत हो, ओनली वन हेरिटेज साइट नहीं, ठीक है। अब इसकी अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें इंडिजिनियस आर्किटेक्चरल स्टाइल फॉलो की गई है, ठीक है। और ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चर, प्रीडोमिनेटली भाई ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस लिया गया है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच और इटालियन रिजेनेंस की जो फीचर्स है उनको ज्यादा प्रीडोमिनेटली दिखाया गया है, यानी कि यूरोपियन मॉडर्निज्म यहाँ पर ज्यादा शोकेस किया गया है। तो ये भी आपका गलत होगा, तो यानी कि नीदर वन नॉट। Now, recently, Cockburrock language was in the news. It is widely spoken in which of the following states or UT? ठीक है, तो आंसर तो आ जाता है त्रिपुरा। अगर हम कॉकबोरोक की बात करें तो फिर तकरीबन 12 घंटे का एक बंद बुलाया गया था त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन के द्वारा, यानी कि TSF के द्वारा, ताकि कॉकबोरोक के लिए रोमन स्क्रिप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस की जा सके, जो कि स्टेट की इंडिजिनियस लिंगुआ फ्रांका में आ जाती है, ठीक है। कॉकबोरोक जो लैंग्वेज है वो आपके बोली जाती है बोरोक लोगों के द्वारा, जो कि त्रिपुरा को बिलोंग करते हैं। अब बोरोक जो है ना, ये आपके बोरो लोगों की ब्रांच को, भाई असम के जो बोरो पीपल हैं उनकी ब्रांच को बिलोंग करते हैं, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आ जाते हैं साइनो तिब्बतन लिंग्विस्टिक ग्रुप में, और इनकी रेस आ जाती है मोंगोलॉइड, ठीक है। और जो कॉकबोरोक है भाई, हमारे बेसिकली बिलोंग करते हैं किसको? ये बिलोंग करते हैं तिब्बतो बर्मन फैमिली, तिब्बतो बर्मन फैमिली को बिलोंग करते हैं। बोडो, गारो, दिमसा जैसी लैंग्वेज जो फैमिलीज है इनके साथ इनका काफी क्लोज एसोसिएशन है। सबसे पहले भाई कॉकबोरोक ग्रामर को 1897 में दौलत अहमद ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम आउट विद अ न्यू सेट ऑफ नेशनल अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन नोन एज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। इस कंटेक्स्ट में भाई देखते हैं, इसमें आ जाता है विज्ञान रत्न अवार्ड टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशंस मेड इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या ये सही है? तो भाई VR अवार्ड जो रहेगा ये लाइफ टाइम अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करेगा एंड कंट्रीब्यूशंस मेड इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भाई हमारा गलत हो जाए। उसके बाद आ जाता है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड टू रिकॉग्नाइज यंग साइंटिस्ट अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स हु मेड एन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड ऑफ S&T। तो भाई बिल्कुल सही है। तीसरा आ जाएगा विज्ञान श्री अवार्ड टू रिकॉग्नाइज लाइफ टाइम अचीवमेंट इन एनी फील्ड ऑफ S&T। तो भाई बिल्कुल गलत है, ये डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशंस को देखेगा, तो ये गलत हुआ, यानी कि ओनली वन। नेक्स्ट आते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया इन 2022 अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है भाई, है ना। तो भाई सबसे पहले कौन आ जाता है? भाई सबसे पहले हमारे आ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के बाद, इनका परसेंटेज रहा 22%, ठीक है। उसके बाद भाई आ जाएगा दूसरा हमारा बांग्लादेश, बांग्लादेश के भी काफी आए हैं, ठीक है, 20% के आसपास बांग्लादेश आ जाता है। उसके बाद में भाई हमारा आ जाएगा कनाडा, कनाडा के आपके आ जाते हैं यहाँ पे अराउंड 4.48%, और फिर उसके बाद नेपाल आ जाता है, तो नेपाल के आ जाते हैं 2.19%। लेकिन ओवरऑल ये तो भाई हमारा जो ऑप्शन गिवन है उसके हिसाब से है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स के बाद में बांग्लादेश, उसके बाद में UK, फिर आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है आपका कनाडा, फिर आता है श्रीलंका, फिर नेपाल, फिर आता है जर्मनी, फिर आता है सिंगापुर, और फिर आता है मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN consider the following statements. Only UNESCO member states are eligible to be included in the UNESCO creative cities network. ठीक है, अब आपको पता है कि 55 क्रिएटिव सिटीज की एक लिस्ट पब्लिश की गई थी यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। कब की गई थी? ये आपकी की गई थी वर्ल्ड सिटीज डे के दौरान। इस दौरान भाई इसको पब्लिश किया गया था, जो कि आपका लाई करता है October 31, ठीक है। इसमें इंडिया की 2 सिटीज को भाई इंक्लूड किया गया था, कोझिकोड को और ग्वालियर, ठीक है। तो भाई इसमें पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसमें यूनेस्को की जो मेंबर स्टेट्स और एसोसिएट मेंबर्स है वो भी शामिल। फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट द सिटी ऑफ लिटरेचर टैग, तो भाई ये बिल्कुल सही है। सिटी ऑफ लिटरेचर टैग आपको कोझिकोड को दिया गया है। सिटी ऑफ म्यूजिक टैग जो है वो आपका दिया गया है किसको? वो आपका दिया गया है ग्वालियर।
तो यानी कि यहाँ पर आएगा 2 ओनली। इससे पहले भाई हमारी और ज्यादा सिटीज को मिल चुका है। जैसे अगर मैं बात करूं क्राफ्ट्स और फोक आर्ट की बात करें तो उसको जयपुर में दिया जा चुका है और श्रीनगर को दिया जा चुका है। ठीक है, फिर हमारी फिल्म के मामले में मुंबई आ जाती है, और गैस्ट्रोनॉमी की फील्ड में हैदराबाद आ जाती है, लिटरेचर की फील्ड में कोझिकोड हो गई, म्यूजिक की फील्ड में चेन्नई को पहले दिया जा चुका है, और उसके बाद में वाराणसी को भी दिया जा चुका है, और फिर अब ग्वालियर को 2023 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द गुलाइन बैर सिंड्रोम जीबीएस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ रेयर डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन्स ओन इम्यून सिस्टम डैमेजेस द नर्व सेल। क्या ये सही है? स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही। वैक्सीनेशन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ अ पर्सन गेटिंग इन्फेक्टेड बाय जीबीएस। ये भी भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, द जीबीएस डज नॉट हैव अ क्योर। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है, ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सॉ द हाईएस्ट माइग्रेशन फ्लोज टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज इन 2021 एंड 2022? यानी कि IMO 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी कंट्रीज में सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ है, जो कि आपकी OECD के अंडर में आती है। ठीक है, तो भाई इसमें भाई आ जाता है भाई हमारा ऑप्शन ए, इंडिया। इंडिया ने हाईएस्ट माइग्रेशन फ्लो देखे हैं टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज इन 2021 एंड 2022 इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के हिसाब से। यानी कि इंडिया ने चाइना को रिप्लेस कर दिया था मेन कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू माइग्रेंट्स। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आ जाएगा इंडिया, और उसके बाद में आगे चलते हैं। 30th क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली द कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट वाज इन द न्यूज। इट इज रिलीज बाय, किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो भाई सिंपल सी बात है, वर्ल्ड बैंक भाई इसको रिलीज करता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट जो है ये आपको रिलीज की जाती है। ठीक है, क्वार्टरली इसको पब्लिश किया जाता है हर 3 महीने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 31। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, ICR। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है कि इट इज एन इनफॉर्मल पार्टनरशिप बिटवीन नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट स्ट्राइव्स टू प्रिजर्व कोरल रीफ। कोरल रीफ तो आपको पता ही होगा, मूंगे की चट्टान है ना। तो पहले स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे तो ICRI एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप है नेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जो भी कोरल रीफ को बचाना चाहती है, उससे रिलेटेड इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व करना चाहती है। तो इसमें भाई कौन कौन सी भाई आ जाती है, इसमें कौन कौन से मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती है, नेशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इनका पहली बात तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इनके साथ में कोलैबोरेशन किया है GFCR ने, ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स, और उसके बाद आ जाता है HNCC, हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस आ जाते हैं। इन्होंने कोरल रीफ ब्रेक थ्रो जो आपका एक इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया। ठीक है, यानी कि 1,25,000 स्क्वायर किलोमीटर का शैलो वाटर ट्रॉपिकल कोरल रीफ जो है 2030 तक उनको क्या करना है, उनको बचाना है, उसको प्रिजर्व कर। ठीक है, दूसरा आ जाएगा, इट वॉज लॉन्च एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 पेरिस। क्या ये सही है? तो भाई ICRI को लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स इन बारबाडोस इन 1994। काफी लंबी चीज है ठीक है, इसको आप लोग उसमें देखिएगा, PDF में देखिए, PDF में और बहुत ज्यादा डिटेल में। या आप क्वेश्चन में तो क्योंकि पूरा का पूरा पैराग्राफ करना पाना, एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर मैं एक जनरल आइडिया देता हूँ, यहाँ पर मैं काफी हद तक काफी चीजें बता देता हूँ। थोड़ा और डिटेल में पढ़ना हो तो फिर आप PDF के थ्रू पढ़ सकते हैं, आपको लिंक में PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द इनिशिएटिव। क्या ये सही है? तो भाई बिल्कुल सही है। मैंने बताया ना 1994 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था 8 गवर्नमेंट्स के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमैका, फिलीपींस, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और US। अभी एट प्रेजेंट 101 मेंबर्स है इसके। 45 कंट्रीज जो हैं वो आपके 75% कोरल रीफ्स की कस्टोडियंस। ठीक है, इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। तो दिस इज ट्रू, यानी कि 1 and 3 ओनली 2। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। इन टर्म्स ऑफ टोटल फिश प्रोडक्शन अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भाई हमें इंडिया के स्टेट्स को लगाना है। तो देखो भाई, अगर ओवरऑल बात की जाए तो इंडियन 3rd नंबर पे आती है फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री में,
यानी कि 8% का ग्लोबल फिश प्रोडक्शन जो है वो इंडिया की तरफ से जाता है। एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे आती है। ठीक है, 2021 और 2022 के साल में हमारा तकरीबन 16 मिलियन टन हमने फिश प्रोड्यूस की थी, मैरीन फिश प्रोडक्शन। ठीक है, और इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से नहीं, 16 तो हमने मिलियन टन हमारी मैरीन फिश प्रोडक्शन था। ठीक है, और इसके ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसमें 4 मिलियन टन जो है वो समथिंग मेरे ख्याल से एक्वाकल्चर को बिलोंग करता था, 4 या फिर 12 ऐसा कुछ था, उसका एग्जैक्ट कैटेगराइजेशन मुझे याद नहीं। ठीक है, अब अगर हम ओवरऑल बात करेंगे भाई, ओवरऑल अगर हम इनलैंड फिश प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, स्टेट की बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो स्टेट्स के बेसिस पे भाई सबसे पहला भाई हमारा आ जाता है कौन सा, सबसे पहला हमारा आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश सबसे पहला आ जाता है, यानी कि आंध्र प्रदेश का समथिंग अराउंड मेरे ख्याल से 42% समथिंग आ जाएगा। उसके बाद में हमारा आ जाता है वेस्ट बंगाल, यानी कि 16% के आसपास। उसके बाद आ जाएगा बिहार हमारा, शायद बिहार है, नहीं नहीं बिहार, एक सेकेंड, आंध्र प्रदेश के बाद में वेस्ट बंगाल आएगा, वेस्ट बंगाल के बाद में फिर बिहार आना चाहिए, शायद नहीं बिहार नहीं, गुजरात है मेरे ख्याल से। उसके बाद में गुजरात का नंबर आता है। ठीक है, और फिर गुजरात के बाद जो है, गुजरात के बाद हमारा जो है वो फिर बिहार का नंबर आता है, तो यानी कि बिहार 4th नंबर पे, गुजरात 2nd नंबर पे, सॉरी गुजरात 3rd नंबर पे और बिहार 4th नंबर पे। तो 1 3 4 2, एक सेकेंड, ये ऑप्शन कुछ सही नहीं बैठेगा, 1 3 4 2 तो नहीं होगा, है ना। अच्छा, 1, उसके बाद में 4, फिर 2, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 1 4 2 3 सही है, ऑप्शन भी आ गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट उद्भव की, जो कि न्यूज में रिसेंटली देखा गया है। ये एक इनिशिएटिव है टू रिविजिट इंडियाज एंशिएंट ट्रेडिशन इन द डोमेन ऑफ, इंडिया के प्राचीन ट्रेडिशंस को किस डोमेन में देखा जा रहा है प्रोजेक्ट उद्भव। तो प्रोजेक्ट उद्भव एक कोलैबोरेशन है जो कि आपका इंडियन आर्मी, है ना, और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसआई के बीच में है। ठीक है, ये एक एंडेवर है जिसके द्वारा इंडिया की एंशिएंट मिलिट्री थॉट्स को रिविजिट किया जाएगा। उद्भव का मतलब होता है ओरिजिन या फिर जेनेसिस, तो ये वॉरफेयर और मिलिट्री टैक्टिक्स से रिलेटेड आ जाता। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल टर्मरिक बोर्ड एनटीबी। एनटीबी शैल हैव अ चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप सबको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली नोटिफिकेशन दिया था कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया जाए, है ना। तो पहला स्टेटमेंट उसी से रिलेटेड आ जाता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। एनटीबी का एक चेयरपर्सन होगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी अपॉइंट करेगी। ठीक है, देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द एनटीबी। तो भाई ये स्टेटमेंट तो भाई हमारा टोटली गलत आ रहा है, स्टेट्स का इसमें रिप्रेजेंटेशन है ना। यानी कि तो सबसे पहली बात है समझ लो कि बोर्ड का जो चेयरपर्सन है उसको तो भाई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। मेंबर्स जो इसके होंगे, है ना, उनको आयुष मिनिस्ट्री से अपॉइंट किया जाएगा, डिपार्टमेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल से अपॉइंट किया जाएगा, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के कुछ बंदे होंगे, कमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्री जो यूनियन गवर्नमेंट की उससे कुछ बंदे होंगे, और सीनियर स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव 3 स्टेट से होंगे रोटेशन बेसिस पे। ठीक है, और कुछ सिलेक्टेड नेशनल और स्टेट इंस्टीट्यूशंस के बंदे भी इसमें शामिल रहेंगे, कुछ टर्मरिक फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स वगैरह भी शामिल रहेंगे, तो ये गलत होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एनटीबी। क्या ये सही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रहेगी भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ देखते हैं। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और स्टेटमेंट 1 आ रहा है आपका, a gravity battery is a type of electricity storage device that involves lifting and lowering a heavy weight। बिल्कुल सही है। In a gravity battery electrical energy is stored or transformed into kinetic energy। तो भाई ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ग्रेविटी बैटरी में आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता है, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में किया जाता है, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज नॉट। Consider the following statements regarding R21 matrix M vaccine। ठीक है, इट इज द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन रिकमेंडेड बाय WHO। क्या ये सही है? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बॉडी है जिसको कहा जाता है सेज। ठीक है, स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, और एक और आ जाता है मलेरिया पॉलिसी एडवाइजरी ग्रुप MPAG। ठीक है, इन्होंने R21 या फिर मैट्रिक्स M वैक्सीन को
यूज करने के लिए, मलेरिया के तौर पे के यूज करने के लिए हाँ कर दिए। ठीक है, तो इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने डेवलप किया है। ठीक है, इसमें नोवोवैक्स की टेक्नोलॉजी यूज की गई है और WHO ने इसको रिकमेंड भी किया है पूरे ट्रायल्स वगैरह होने के बाद। तो ये भाई पहली हमारी वैक्सीन नहीं है। ठीक है, R21 जो हमारी पहली वैक्सीन नहीं है, इससे पहले भी हमारी वैक्सीन आ चुकी है। इसमें जो वैक्सीन आई है उसका नाम RTS था, RTS-SAS01 ऐसा कुछ नाम। तो ये फॉल्स होगा, और इसको यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सपोर्ट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, बिल्कुल सही है। द वैक्सीन एक्ट्स अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, द डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट मोस्ट प्रेवलेंट ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो मलेरिया भाई आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के थ्रू भी होता है। ठीक है, जो कि इन्फेक्टेड फीमेल जो आपके एनोफिलीज मॉस्किटोज होते हैं उनके द्वारा फैलता है। ठीक है, तो R21 और RTS वैक्सीन जो है वो आपके इसके अगेंस्ट में काम करती हैं, तो फिर ये हमारा सही होगा, यानी कि ओनली 2। Now consider the following statements regarding leniency plus norms. It is an antitrust enforcement strategy aimed at attracting leniency applications by encouraging companies to report other cartels. तो देखो भाई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन्होंने क्या किया है, एक ड्राफ्ट इशू कर दिया है ताकि लीनियंसी प्लस प्रोग्राम के तहत उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला है कि कार्टेल जो एक्टिविटीज होती है ना, ये लाइक मोनोपोली बना ली जाती है कि भाई हम ही इस चीज को बेचेंगे और कोई बेच नहीं पाएगा, जैसे कुछ कार्टेल्स बना लिए जाते। ठीक है, तो उस कार्टेल में उन्होंने बोला है कि भाई अगर आपके लिए ना कुछ पेनल्टी रेगुलेशन थोड़े कम कर दिए जाएंगे अगर आप क्या करेंगे, अगर आप हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो लीनियंसी प्लस एक प्रोएक्टिव एंटी ट्रस्ट इन्फोर्समेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें लीनियंसी एप्लीकेशंस को अट्रैक्ट किया जा रहा है। मतलब सीधी सी बात है, कंपनीज को इनकरेज किया जा रहा है कि आप दूसरे कार्टेल्स को रिपोर्ट कीजिए। ठीक है, जो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन जिन कंपनीज के ऊपर चल रही है, अगर वो दूसरे कार्टेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है तो फिर इनको क्या है, इनके लिए पेनल्टीज थोड़ी कम हो जाएंगी। सीधी सी बात है भाई, तुम चुगली करो, ठीक है, चुगली करके हमें सच बताओ, अगर तुम सच बताओगे तो तुम्हारी सजा कम कर दी जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है। प्रोविजंस रिलेटेड टू लीनियंसी प्लस नॉर्म्स आर मेंशन्ड इन द कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आयरन डोम। आयरन डोम तो भाई बहुत ज्यादा चर्चा में। आयरन डोम इज अ ग्राउंड टू एयर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो भाई आप सबको पता है कि भाई ये स्टेटमेंट, आयरन डोम आपका ग्राउंड टू एयर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, ग्राउंड टू एयर, हाँ शॉर्ट रेंज, सॉरी लॉन्ग रेंज नहीं, शॉर्ट रेंज, वही मैं सोच रहा था कि ग्राउंड टू एयर तो है। ठीक है, ग्राउंड टू एयर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल के सेवरल पार्ट्स में आपका बनाया गया है ताकि रॉकेट अटैक्स, मोर्टार्स, आर्टिलरी शेल्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को टैकल किया जा सके शॉर्ट रेंज। ठीक है, 70 किलोमीटर तक का इनका जो है वो इनकी रेंज आ जाती है, तो ये आपका फॉल्स होगा। द सिस्टम वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इजराइल एंड इंडिया। तो भाई सिस्टम जो है उसको इजराइल की जो स्टेट ओन्ड आपकी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है उन्होंने डेवलप किया है यूनाइटेड स्टेट्स की पैकिंग के थ्रू, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स को इनको और ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह दी। ठीक है, तो भाई ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि नीदर 1 nor 2। आगे बढ़ते हैं। द फॉरेन ट्रेड ओवर दिस सी रूट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेन ट्रेड मूव्स ऑन दिस रूट। इट इज देयरफॉर द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड एंड अदरवाइज कॉल्ड द बिग ट्रंक रूट। बोथ द कोस्ट हैव हाईली एडवांस्ड पोर्ट्स एंड हार्बर फैसिलिटीज। किस सी रूट के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसको हम वैसे ज्योग्राफी के ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन सा रूट आ जाता है ये भाई, हमारा सिंपल सी बात है, नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग मैप पे देखना, ये सारी डिटेल उसके बारे में आ जाती है। ठीक है, अच्छा मैं बता ही देता हूँ, नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो आपका सी रूट है ये नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए को जोड़ता है, किसके साथ में, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के साथ में जोड़ता है। और ये जो दोनों पोर्ट वाले इलाके हैं ये इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन से पूरे वर्ल्ड के सबसे हैवी इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन। ठीक है, यहाँ का जो फॉरेन ट्रेड होता है ना वो बाकी वर्ल्ड से कंबाइंड बहुत ज्यादा है, यानी कि 25% वर्ल्ड का जो फॉरेन ट्रेड है वो इस रूट के थ्रू जाता है, इसीलिए इसको बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है, इसको बिग ट्रंक रूट के नाम से भी जाना जाता है। दोनों पोर्ट्स के पास हाईली डेवलप्ड हार्बर फैसिलिटीज, पोर्ट फैसिलिटीज आ जाती है। ठीक है, ये बाकी जो पोर्ट्स हैं इनके बारे में भी आप लोग देख लेना, जो लोग मेरी क्लास में रहे होंगे उन्होंने ऑलरेडी ये पढ़ रखा होगा, है ना, उन्होंने ऑलरेडी ये सारे पोर्ट्स के बारे में पढ़ रखा है क्योंकि हमने इन सारे सी पोर्ट्स को, रेल रूट्स को, हाईवेज वगैरह को काफी डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस वाज रिसेंटली हेल्ड इन बेंगलुरु विद रेफरेंस टू कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया प्रोड्यूसेस बोथ रोबस्टा एंड अरेबिका वेराइटीज। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई, है ना, आप सबको पता है भाई ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है।
तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो कर्नाटक आ जाता है मेरे ख्याल से। कर्नाटक, देखो इंडिया में कॉफी ट्रेडिशनली इंट्रोड्यूस की गई थी वेस्टर्न घाट, है ना, जो कि आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में आपके फैले हुए हैं। तो कॉफी का जो कल्टीवेशन है अब धीरे धीरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी, सॉरी नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स में भी होने लगा है, लाइक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वगैरह में, और प्लस हमारे कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहां पर भी हो रहा है। तो कर्नाटक आपका लार्जेस्ट आ जाता है, तमिलनाडु नहीं आता, कर्नाटक आपका जो है वो लार्जेस्ट आ जाता है। तकरीबन हमारे देश का 70% टोटल प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है। उसके बाद केरल और तमिलनाडु सेकंड और थर्ड नंबर पर आ जाते हैं। तमिलनाडु में कॉफी आपकी नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है, जहां पर अरेबिका वेराइटी जो रहती है उसको उगाया जाता है। ठीक है, ये भी भाई हम एग्रीकल्चर में कवर कर चुके हैं, तो वही वन ओनली आएगा। व्हाट इज द एम ऑफ TVD1 मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज? TVD1 मिशन क्या है? तो देखो इसरो हमारा पहला एवर, फर्स्ट एवर जिसको टेस्ट फ्लाइट, जिसको TVD1 कहा जा रहा है, इसको लॉन्च करने जा रहा है गगनयान मिशन के लिए। ठीक है, यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रिस्पेक्ट में। इट विल एवेल्युएट द क्रू मॉड्यूल्स रेडीनेस फॉर द गगनयान मिशन। Recently seen in the news, Yarkovsky project is associated with the, ठीक है, ये किसके साथ है? तो phenomena in space where the way an asteroid absorb and re-emit solar radiation can alter its trajectory over the time। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हुआ है, नासा का एक मिशन है, उस मिशन का नाम है OSIRIS-REX। इन्होंने सक्सेसफुली एस्टेरॉयड बेन्यू जो है उससे कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसमें अर्ली सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई ये जो एस्टेरॉयड है, एस्टेरॉयड वेन्यू है, इसमें ये माना गया था कि पोटेंशियली इसके कुछ इम्पैक्ट्स होंगे जिसको यारकोव्स्की इफेक्ट कहा गया एस्टेरॉइड्स में। ठीक है, यानी कि एक ऐसा फिनोमेना स्पेस में जहां पर कोई एस्टेरॉयड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसका सोलर रेडिएशन को रीएमिट करता है, जिसकी वजह से उसका पाथ यानी कि उसकी ट्राजेक्टरी चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स। द फ्रेमवर्क एम्स टू फेज आउट लीथल एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स बाय 2035। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इट ऑल्सो कॉल्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द इलीगल ट्रेड एंड ट्रैफिकिंग ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट। क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल सही है। द फ्रेमवर्क वॉज अडॉप्टेड एट द रिसेंटली कंक्लूडेड G20 समिट। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आपका अडॉप्ट किया गया था 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल्स मैनेजमेंट ICCM5, जो कि जर्मनी के बॉन में कंडक्ट की गई। ठीक है, तो भाई 1 and 2 यानी कि ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डीप ओशन मिशन। ठीक है, इट इज वन ऑफ द 9 मिशंस अंडर द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। क्या ये सही है? तो डीप ओशन मिशन के अंडर में इंडिया क्या करेगी, पहली बार तकरीबन 6,000 मीटर की डेप्थ तक ओशन में जाएगी और इंडिजिनसली डेवलप्ड समर्सिबल की हेल्प से। यानी कि ये 9 मिशन में से एक मिशन ऐसा है जो कि प्राइम मिनिस्टर की PMSDIEC के अंडर में आता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही होगा। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भाई ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो भाई ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। It aims to help India in achieving the target of over ₹100 billion blue economy through its ocean resources। तो भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है भाई 5 साल की। ठीक है, 2021 से इसको काउंट किया जा रहा है। फंडिंग इसको मिली है तकरीबन 4 करोड़ की, यानी कि ओनली 2। नेक्स्ट बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पैंथेरा पार्डस निमर, एक लेपर्ड स्पीसीज है जिसको रिसेंटली न्यूज में देखा गया। तो भाई पहला स्टेटमेंट आ रहा है, दे आर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट लेपर्ड। तो भाई निमर एक अरेबियन लेपर्ड होता है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट लेपर्ड है। तो भाई बिल्कुल सही। दे आर फाउंड इन अरेबियन डेजर्ट। तो भाई स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है, ये आपको अरेबियन डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एज पर द IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। ठीक है, क्या ये सही है? तो भाई ये भी आपका सही है, यानी कि ऑल 3। द बर्लिन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द यूरोपियन यूनियन इज ऑफन सीन इन द न्यूज। ये किस चीज के साथ प्राइमरली कंसर्न है? ठीक है, तो ये जो बर्लिन प्रोसेस है ना, ये आपकी बर्लिन प्रोसेस समिट आपकी अल्बानिया की तिराना में आप कंडक्ट की गई थी। ठीक है, 2014 में इसको सेटअप किया गया था। इंक्रीजिंग रीजनल कोऑपरेशन इन वेस्टर्न बाल्कन पेनिनसुला, तो नाम आपने सुना ही होगा, है ना।
तो बाल्कन, वेस्टर्न बाल्कन 6 इसको कहा जाता है, WB6 कहा जाता है, यानी कि अल्बानिया, बोस्निया, हर्गोविना, कोसोवो, मॉन्टेनीग्रो और नॉर्थ मैकेडोनिया और सर्बिया। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि आपकी बाल्कन कंट्रीज में आ जाती हैं और इन्होंने आपस में कोलैबोरेशन किया है। Now, with reference to the National Family Health Survey NFHS 5, consider the following statement: more than 50% of the population is below the age of 30 years. ठीक है, अब आपको पता है NFHS एक लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है जो कि इंडिया के हाउस होल्ड्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए किया गया है। किसके द्वारा किया गया है भाई? ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। प्लस इसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स भी आ जाते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS मुंबई आ जाता है। ये इसकी नोडल एजेंसी जो कि कोऑर्डिनेशन और टेक्निकल गाइडेंस सर्वे के लिए प्रोवाइड कराई। तो NFHS 2019 से लेकर 2021 ये 5th NFHS आ जाता है जो कि पॉपुलेशन हेल्थ न्यूट्रिशन फॉर इंडिया और को हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए डेटा अवेलेबल कराए। ठीक है, तो इसके हिसाब से तकरीबन 50% से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी 30 साल से नीचे आ जाती है। क्या ये सही है या फिर गलत है? तो भाई इसके हिसाब से हाफ द पॉपुलेशन यानी कि 52% जो पॉपुलेशन है वो हमारी 30 साल से एज से कम आ जाती है, मतलब ये ट्रू हुआ। सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन इज मोर देन 1000, तो भाई बिल्कुल सही, सेक्स रेशियो हमारा 1020 आ जाता है, यानी कि ये भी ट्रू है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज मोर देन 50%, तो भाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो लेस देन 50% है, यानी कि 35% के 35 के आसपास, तो ये फॉल्स हुआ, यानी कि ओनली। नेक्स्ट आ जाते हैं जस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इसके बारे में तो भाई आप सबको पता है कि इसके बारे में तो CDS में पूछा भी जा चुका है, GCP के बारे में, CDS 1 2024 में। इट इज एन इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म डिजाइन टू इंसेंटिवाइज वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस बाय इंडस्ट्री। तो भाई अक्टूबर 2023 को उसको नोटिफाइड किया गया था। इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जिसके द्वारा वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस को आपका इंसेंटिवाइज किया जाएगा, है ना, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जो कि डाइवर्स सेक्टर्स में फैला हुआ है। इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, कम्युनिटीज आ जाती है, प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्रीज आ जाती है, कंपनीज आ जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ग्रीन क्रेडिट्स जनरेटेड बाय द इंडस्ट्रीज टू फुलफिल एनी लीगल ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी ट्रेडेड। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ना, ये सही रहेगा। द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, तो भाई ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑल 3। 49 पे बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोशल बॉन्ड्स और सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स। ठीक है, सोशल बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यूड to raise funds for projects and initiatives that have a positive social impact on society। बिल्कुल सही भाई, नाम से पता चला, कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है इसमें, है ना। रिसेंटली द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI हैज लिस्टेड इंडियाज फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। क्या ये सही है? तो भाई ये बिल्कुल गलत है, SIDBI ने नहीं किया है, नाबार्ड ने किया, तो ये फॉल्स, यानी कि 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG, जिसको अजीनोमोटो के नाम से जाना जाता है ना, ये ब्रांड नेम होता है। तो ये कॉमन फूड एडिटिव होता है यूज्ड टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ फूड्स। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। MSG को जनरली यूज किया जाता है आपका जो फूड्स के अंदर जो सेवरी टेस्ट आता है ना, यानी कि डिशेस को और ज्यादा फ्लेवरफुल और ज्यादा अपीलिंग बनाता है, थोड़ा क्रंचीनेस ला देता है ना, इसीलिए इसको बहुत सारी कुजीन्स में यूज किया जाता है, प्रोसेस फूड्स में यूज किया जाता है, रेस्टोरेंट कुजीन्स में यूज किया जाता है, फास्ट फूड आइटम्स में इसको यूज किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। इट इज रिच इन सोडियम, अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्ट। तो अजीनोमोटो में सोडियम पाया जाता है जो कि सॉल्ट का कंपोनेंट होता है। ओवर कंजप्शन ऑफ सोडियम की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से सरकारों ने इसको एक कंसर्न की श्रेणी में डाल रखा है, यानी कि इसकी वजह से हाइपरटेंशन भी हो जाता है। तो भाई ये आपका ट्रू है, यानी कि दोनों सही। अब आगे बात करते हैं। रिसेंटली डायनेमिक इंजेक्शन वाज सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ डायनेमिक इंजेक्शन क्या है। ठीक है, देखो भाई, डायनेमिक इंजेक्शन आपका एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो एक लॉ कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, यूजुअली किसी इंसान को कुछ करने से रोकने के लिए, है ना। तो जब डायनेमिक इंजेक्शन आपका पास किया जाता है, फॉर एग्जांपल कॉपीराइटेड वर्क्स के लिए पास किया जाता है, इवन बिफोर दे आर पब्लिकली रिलीज, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्रिएटेड, यानी कि भाई सीधी सी बात है कि भाई हमें पता है कि कोई हमारे वर्क को मूवी के थ्रू या बुक के थ्रू या किसी और थ्रू पब्लिश कर रहा है, लोगों के सामने ला रहा है, तो हम कोर्ट में डायनेमिक इंजेक्शन लगवा सकते हैं भाई, यानी कि हमारे कॉपीराइट वर्क्स को बचाइए, क्योंकि एक बार वो चीज पब्लिक डोमेन में आ गई तो सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया था? डायनेमिक इंजेक्शन पास किया था इन द फेवर ऑफ ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ब्रॉडकास्टर स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्ड कप की कमेंसमेंट से पहले।
नेक्स्ट आ जाते हैं, इन्होंने बेसिकली कुछ ऐसा बोला था कि कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह जो है जो इनको वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, तो वो उनके हितों के लिए सही नहीं होगा, है ना, वो कॉपीराइट क्लेम में आ जाएगा। तो इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको पास किया था। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी। एनसीडीसी इज अ स्टेटूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। तो एनसीडीसी एक इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव सेक्टर में इन्वॉल्व है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 वो इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, ठीक है, 1963 में, तो ये फॉल्स होगा। It provide loans and grants to state governments for financing cooperative societies। क्या ये सही है? तो स्टेटमेंट टू भाई बिल्कुल आपका सही है। It comes under the administrative control of the Ministry of Corporation। तो ये भी सही है, यानी कि 2 and 3 only 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है विद रेफरेंस टू NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स। उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र। और बोला जा रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेट्स हैव अ टोटल फर्टिलिटी रेट मोर देन द नेशनल टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो भाई टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एक स्टैंडर्ड डेमोग्राफिक इंडिकेटर होता है जो कि इंटरनेशनली यूज किया जाता है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक वुमेन अपने चाइल्ड बियरिंग ईयर्स में, यानी कि जब वो अपने बच्चे पैदा कर सकती है तो उस टाइम पे एवरेज बच्चे कितने पैदा कर रही है ना। तो भाई NFHS जो 5 रहा है जो कि आपका 2019 से 2021 में कंडक्ट किया गया है, इसको 5 बोला जा रहा है, यानी कि 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। इसके हिसाब से टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वही हमारी 2.2 से 2 आपकी डिक्रीज कर रही है ना। अब ये 2.2 कब हुआ करती थी, जबकि 2015-16 में हुआ करती थी। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल भाई हमारा अब कितना आ रहा है ओवरऑल, अब अगर आप देखेंगे तो फिर महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र का आ जाता है 1.7, उत्तर प्रदेश का आ जाता है 2.4 और झारखंड का आ जाता है 2.3, यानी कि ओनली 2 स्टेट्स आ। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, क्या द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द समक्खा, सरलमा जतारा और मेदाराम जतारा, है ना, आपको पता है इनके बारे में। चलो पहले मैं स्टेटमेंट्स की बात करता हूँ। इट इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना हेल्ड बायनली। तो समक्का, सरलमा जतारा या मेदाराम जतारा एक ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि इन जो वहाँ की देवियां हैं, है ना, इनके रिस्पेक्ट में मनाया जाता है। तेलंगाना में मनाया जाता है, लार्जेस्ट ट्राइबल रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन है कंट्री में, जो कि हर 2 साल में होता है। तेलंगाना में जतारा आपका मेदाराम नाम की जगह है, तदावल मंडल में, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर स्टार्ट होता है। तो भाई ये हमारा दोनों सही होंगे। द फेस्टिवल इन्वॉल्व्स टेकिंग अ होली डिप इन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। क्या ये सही है? एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें बोला जा रहा है कि फेस्टिवल इन्वॉल्व्स टेकिंग अ होली डिप इन द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। तो यहाँ पर आपकी रिवर कृष्णा नहीं आएगी, यहाँ पर आपकी आएगी रिवर गोदावरी। रिवर गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी आ जाती है, इसको कहा जाता है जमपना। ठीक है, जमपना पागु आ जाती है। ठीक है, तो जमपना एक ट्राइबल वॉरियर थी, ट्राइबल गॉडेस समक्का की के बेटे थे। ठीक है, तो बेसिकली ये लॉर्ड ककतियन आर्मी में इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर होली डिप ली जाती है, तो स्टेटमेंट 3 आपका करेक्ट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर नॉट करेक्ट में आ जाएगा 3 ऑन। Consider the following statement with respect to the CAR-T cell therapy. They are modified in the laboratory to activate T cells to attack tumors. बिल्कुल सही है। Like chemotherapy, it requires mass-produced injectable or oral medication. क्या ये सही है? तो देखो, इंडिया की होम ग्रोन जो CAR-T सेल थेरेपी है, एक इम्यूनोथेरेपी है, इसको मार्केट ऑथराइजेशन मिल चुका है, यानी कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जा रहा है। कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी से अलग, जिसमें आपके मास प्रोड्यूस इंजेक्टेबल या ओरल मेडिकेशन यूज की जाती है। कार्ड सी सेल थेरेपी में पेशेंट के खुद के आपके जो सेल्स हैं वो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। इंडिया फर्टिलिटी रेट पर वुमेन इज हायर देन द ग्लोबल एवरेज फर्टिलिटी रेट। क्या ये सही है? तो फर्टिलिटी रेट वुमेन पर वुमेन इन इंडिया जो है वो आपकी ग्लोबल एवरेज फर्टिलिटी रेट से कम है। फर्टिलिटी रेट मेजर करती है नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक एवरेज वुमेन जो कि अपने लाइफ टाइम में, यानी कि अपने चाइल्ड बियरिंग ईयर्स में प्रोड्यूस कर सकती है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इंडिया में जो है बच्चे 2 ही अच्छे वाला कंसेप्ट चल रहा है, यानी कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर। 2.0 का जो रेशियो है वो आ रहा है एवरेज फर्टिलिटी रेट के तौर पर। ठीक है, अब करंट ग्लोबल एवरेज की बात करें तो वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो दिया गया है वो है 2.3 चिल्ड्रन पर वुमेन। तो भाई हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाए।
दूसरा आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फॉर मेल्स इन इंडिया इज मोर देन फॉर फीमेल्स। तो देखो इंडिया में और ज्यादातर कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फॉर फीमेल्स, फीमेल्स का कितना आ रहा है, फीमेल्स ज्यादा आउटलिव कर रही है मैन को। फीमेल्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74 आ रहा है और मेल्स का 71 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा, यानी कि नीदर वन नॉट टू। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE मिन्स्क ग्रुप वाज फॉर्म टू फैसिलिटेट पीसफुल सॉल्यूशन टू। मिन्स्क ग्रुप को क्रिएट किया गया था बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, OSCE यूरोप के द्वारा इसको बनाया गया था ताकि आर्मेनिया और अजरबैजान जो है उनके बीच में टॉक्स को फैसिलिटेट किया जा सके, और एक जगह आ जाती है नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके बारे में वो एक पीसफुल सॉल्यूशन लेकर सामने आ सके। इसको को चेयर किया गया रशिया के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस के द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो भाई इसी के साथ आपका जो करंट अफेयर्स की इसी के साथ जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज है, ठीक है, वो आपकी इस करंट मंथ के लिए खत्म हो जाती है। यानी कि सितंबर से लेके अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स हमने खत्म कर लिए, है ना। इससे पहले 2-2 मंथ करके हमारे बहुत सारे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट सीरीज में आपका जनवरी 2023 से लेके अगस्त 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम अक्टूबर या फिर नवंबर से लेके दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ये सारे के सारे बहुत हाईली इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज इनको कवर करते रहिएगा। ठीक है, बस ज्यादा नहीं कहूंगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दीज वीडियोस, वी स्ट्रिक्टली नीड देम। बहुत ज्यादा जरूरत है हमें इन वीडियोस को और ज्यादा लोगों तक फैलाने की, तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। बस इतना ही कहना था। जय हिंद टू यू ऑल।